नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय वीकेंड का कार्यक्रम। क्रिकेट में किसी टीम की हार के बाद आपने अंपायर पर सवाल उठाने का मामला जरूर सुना होगा, लेकिन भारत की राजनीति में यह पहली बार हो रहा है कि सियासी मैच यानी चुनाव अभी हुआ नहीं है, लेकिन अंपायर यानी चुनाव आयोग पर विपक्ष ने अभी से हमले शुरू कर दिए हैं। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस कह रही है कि इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में शिफ्ट करवा देना चाहिए। यानी एक तरफ संविधान बचाने का सियासी एजेंडा या फिर प्रोपेगेंडा, और दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर खुल्लम खुल्ला वार हो रहा है। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बिहार में वोट बंदी तक कर रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में कांग्रेस आरजेडी की सरकार बनने पर नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने के दावे हो रहे हैं। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जिस कानून को देश के सदन ने पास किया हो, महामहिम ने पास किया हो, उसको कूड़ेदान में फेंकने की बात हो रही है। जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष अल्पसंख्यकों को गुमराह कर रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश विरोधी आतंकी संगठन बता दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर जनता जनार्दन के बीच होगी वीकेंड की सबसे प्रभावी, सबसे जोरदार डिबेट। जोरदार तालियों से अभिनंदन है आपका आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में। आपने बीच चुनाव में इलेक्शन कमीशन पर विपक्ष की तरफ से सवाल उठाते देखा होगा, या फिर चुनाव के नतीजों पर हाय तौबा मचाते हुए सुना होगा। लेकिन ये पहली बार है जब चुनाव महीनों दूर है, लेकिन विपक्ष का हमला अभी से ही शुरू हो गया है। इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत क्या? बीजेपी का इतना अच्छा मुख्यालय है, वहां एक फ्लोर ले जी, वहीं बैठ जाइए। हम क्यों बिचौलियों से मिलें? हम सीधा बीजेपी से बात करेंगे। चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। चुनाव आयोग को मिलने से कोई फायदा नहीं है। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस है, शामिल है। चुनाव आयोग ही बीजेपी में शामिल हो गया। लेकिन हमला सिर्फ चुनाव आयोग पर नहीं है, आरएसएस पर भी निशाना साधने में विपक्ष ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। बीजेपी का छुपेआम आरएसएस से भी तो अलायंस है। वो क्या देश विरोधी नहीं है? वो क्या सांप्रदायिक नहीं है? उन्होंने क्या देश का माहौल खराब नहीं कर रहा है? सियासी दुश्मनी इतनी बढ़ चुकी है कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रविदास मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी को आतंकी बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं, और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। बीजेपी की तीसरी बार कंटिन्यूसली सेंटर में सरकार बनी है। क्या जनता ने टेररिस्ट को वोट दिया? समाजवादी पार्टी के लिए पीएफआई और सिमी आतंकी नहीं है। जो सनातन को सम्मान देते हैं वो उनके लिए आतंकवादी है। इस बीच बिहार में एक बड़ी घटना हुई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन में शामिल होने के लिए आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है। ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। अब आपका ना लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए। तो बीजेपी कह रही है कि चुनाव में वक्त का मुद्दा उठाकर कांग्रेस आरजेडी तुष्टीकरण की जमीन तैयार कर रहे हैं। उधर चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और वो डिप्टी सीएम भी नहीं बनना चाहते। वो अनुभव आज की तारीख में बिहार को आगे लेके जाने का वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ही है। तो ऐसे में गठबंधन में किसी और विकल्प की चर्चा हो मुख्यमंत्री पद के लिए, वो संभव ही नहीं। आप डिप्टी सीएम बनेंगे? जैसा मैंने कहा कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर और तुष्टीकरण का दांव चलकर लोकतंत्र की नींव पर प्रहार कर रहा है? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो जोरदार तालियों से अभिनंदन आपका एक बार फिर
इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। बहस का एजेंडा नंबर 1, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना संविधान पर हमला है। क्या सपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस संविधान पर हमला कर रही है? और सवाल नंबर 2, वक्फ का मुद्दा उठाकर क्या कांग्रेस और राजद बिहार में तुष्टीकरण का दांव चल रही है? और तीसरा, क्या आरएसएस एक देश विरोधी आतंकी संगठन है जैसा समाजवादी पार्टी ने बयान दिया? तो ये 3 आज के एजेंडे हैं। मेहमान मेरे साथ कौन कौन है आपका परिचय करवा देते हैं। राजकुमार भाटी सपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। सोमनाथ भारती फॉर्मर मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका अभिनंदन है। एनडीए से मेरे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सत्य प्रकाश मिश्रा नेता जनता दल यूनाइटेड के, दीपक झा भी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं, लेकिन इस समय थोड़ा डिले से चल रहे हैं, देर से चल रहे हैं। चलिए मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत तो समय पर होती है। तो जोरदार तालियों से तमाम मेहमानों का अभिनंदन। आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आरएसएस, भाटी साहब, आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है, आपके नेता ये बात कह रहे हैं, किस ग्राउंड पे कह रहे हैं, किन सबूतों के साथ कह रहे हैं? एक नहीं, 2-2, 3-3 कह रहे हैं, क्यों? नहीं, पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी का अधिकृत रुख नहीं है, अधिकृत बयान नहीं है। तो रविदास मेहरोत्रा को बाहर करेंगे? कुछ लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार भी होते हैं। समाजवादी पार्टी, चर्चा उन बातों पे होनी चाहिए समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से कहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हैं। लेकिन जहाँ तक आरएसएस के बारे में बात है, मैं आपके शो में भी कई बार बोल चुका हूँ, आरएसएस 1925 में गठन हुआ आरएसएस का। 1947 तक देश के स्वतंत्रता संग्राम से आरएसएस दूर रही, और केवल दूर नहीं रही, अंग्रेजों की मदद करती रही। जब सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे, जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे, तब आरएसएस के प्रमुख उस समय के गोलवलकर जी और हिंदू महासभा के सावरकर जी दोनों गाँव में जा जाकर मीटिंगें करके कह रहे थे अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ, यानी आज़ाद हिंद फौज से लड़ने के लिए अंग्रेजों की फौज में शामिल हो जाओ। जब देश का संविधान लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार किया गया, तो उन्होंने, गोलवलकर जी ने ऑर्गेनाइजर अखबार में लेख लिख के कहा स्पष्ट तौर पर कि संविधान हमें स्वीकार नहीं है। जब तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया, तब आरएसएस ने कहा यह तिरंगा हमें स्वीकार नहीं है, 3 रंग अशुभ होते हैं, हमारा ध्वज भगवा होना चाहिए। और 2002 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नागपुर में अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। जब कोर्ट ने आदेश किया, तब 2002 से वो भी 26 जनवरी 15 अगस्त को फहराते हैं, बाकी दिन नहीं फहराते। अपने किसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाते। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस से जुड़े हुए तो आप कह रहे हैं अधिकृत हमारा स्टैंड नहीं है, लेकिन आपका स्टैंड भी वही है जो बाकी दोनों नहीं, मैं तो आरएसएस की एसटी हसन का है, जो रविदास आरएसएस का चरित्र बता रहा हूं। ऐसे नहीं पकड़ूंगा मैं, घुमा के आखिरी वाक्य बोल रहा हूं। जी जी। राष्ट्रपिता की हत्या में आरएसएस से जुड़े हुए गोडसे को फांसी की सजा हुई थी, ठीक है, और सावरकर का भी नाम आया था, ठीक है। तो जिस संगठन ने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान न किया हो, राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध किया हो, राष्ट्रपिता की हत्या में संदिग्ध हो, जो राष्ट्र के संविधान का विरोध करता हो, तो उस संगठन के बारे में क्या कहेंगे? ओके, आरएसएस आतंकी संगठन है, देश विरोधी संगठन है। शहजाद पूनावाला, जब इनका अधिकृत स्टैंड ये है कि कावड़ यात्रा में जाने वाले भोले बाबा के भक्त ये पहलगाम के आतंकियों की तरह है, तो इनको आरएसएस में भी आतंकवादी दिखना लाजमी है। और ये अधिकृत स्टैंड मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि सिमी मासूमों का झुंड है। पता है किसने कहा है? मुलायम सिंह यादव ने, जब सिमी नाम के आतंकी गुट को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया था। तो ये आतंकियों को मानते हैं कि ये अमन और शांति के दूत है, और कावड़ यात्रियों को ये कहते हैं आतंकी है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए हम लोग तिरंगे और संविधान के खिलाफ है। पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आज की बात करता हूं। एक प्रदेश था जहां पर भारत का तिरंगा और भारत का संविधान लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर। 370 को कब्र में गाड़ने के बाद नरेंद्र मोदी और आरएसएस ने वहां पर तिरंगा लहराया और संविधान लागू किया और वाल्मीकि समाज को अधिकार दिया। इनकी वहां पे इंडिया अलायंस की सरकार इसका विरोध करती है 370 हटने का। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये कहते हैं कि हमारा कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में रोल नहीं था।
जगतपति कुमार और देवीपत चौधरी नाम देख लीजिए। 1942 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने गोलियां खाई और हेडगेवार जी जो फाउंडर ऑफ आरएसएस है, जब वो सेडिशन के केस से छूटकर बाहर आए जेल से, तो मोतीलाल नेहरू ने उनका स्वागत किया। पर कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिशर थे। कांग्रेस ने जब पहली शपथ ली प्रधानमंत्री की, तब ब्रिटिश की सरकार थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं, और हम लोग जो ब्रिटिशर्स के साथ, मुझे नहीं पता कैसे। क्या कांवड़ यात्रा वाले आतंकी हैं? और उनका कंपैरिजन पहलगाम के आतंकियों के साथ किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे नरेंद्र मोदी आते हैं, जिससे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, क्या वो आतंकी संगठन है? इसी विषय का जवाब। हाँ, बिल्कुल इसी बात का जवाब। मैंने अपने पूरे वक्तव्य में आतंकवादी संगठन नहीं कहा। आपके नेताओं ने कहा, समाजवादी पार्टी ने कहा। अब ये मिसकोट कर रहे हैं, आपके नेताओं ने कहा भाई, जो शहजाद भाई कह रहे हैं आप मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी, मैं बोल रहा हूं, नहीं मैं बता रहा हूं क्या मिसकोट कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों की विशेषता होती है सरासर झूठ बोलते हैं, झूठी बात करते हैं। कांवड़ लाने वालों को आतंकवादी कहा किसी ने, ये कह रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। उन लोगों के लिए कहा जो जाके दुकानदारों के आईडी चेक कर रहे थे, जो पैंट उतरवा के हिंदू मुसलमान चेक कर रहे थे। पैंट उतारने का वीडियो है किसी के पास? कोई सबूत नहीं है। जो काम, अच्छा, गोपाल कौन निकला? गोपाल कौन निकला? अब बताइए ना, गोपाल कौन निकला? शर्मा जी ढाबे वाला कौन निकला? और अभी गुप्ता चाट भंडार हरिद्वार में कौन निकला? बताइए कौन निकला? क्या उत्तर प्रदेश सरकार, गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकला? मेरी बात सुनना, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के पास पुलिस नहीं है? क्या बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रशासन नहीं है? क्या सरकारी एजेंसियां ये काम नहीं कर सकती? ये कोई भी संगठन बना ले, इन्हें किसने अधिकार दिया कि जाकर आईडी चेक करें? तो उन्होंने ये कहा कि जो काम आतंकवादी पहलगाम में कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की पहचान कर रहे थे, वही काम ये लोग कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए किसी ने नहीं कहा, ये गलत पेश कर रहे हैं। कांवड़ियों के लिए कहा। अभी मेरे बड़े भाई भाटी जी, जो मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इतनी डिबेट की तो वो भी मेरा सम्मान करें, उन्होंने मुझे एक प्रकार से झूठा बोलने की कोशिश की। ये आजम खान का बयान कि बीजेपी आरएसएस को आतंकवादी बुला देना चाहिए। जो आरएसएस और बीजेपी के लोग चुनाव चुनकर, अभी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और एक प्रचारक प्रधानमंत्री बना है, उसको आतंकवादी बोले। ये आजम खान का बयान और ये मुलायम सिंह यादव जी का बयान कि सिमी इनोसेंट है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में, भाटी जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला। कभी बयान तो बयान रहता ही है, बयान तो अमर हो जाते हैं जी। एनीवे मैंने बीच में नहीं बोला, पर मैं दूसरी बात, चलिए दूसरा टेस्ट कर देते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने कावड़, हम लोगों ने कावड़ टेस्ट नहीं, अब बात बोली। अरे टेस्ट तो, अरे वाह 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 वाह, अगर बोर्ड लगाने को बोलो तो वो तो हाई तौबा मच जाती है। और इनके बयानों का टेस्ट भी ना लिया जाए। पूछे किसने बोला मठाधीश माफिया है? अखिलेश यादव ने बोला कि मठाधीश माफिया होता है। एक बार मौलाना बोला था, मदरसे में से निकलने वाले बहुत सारे आतंकी गुट होते पाकिस्तान के। एक बार बोला है मौलवी मौलाना होते हैं, नहीं बोल सकते। एक बार पादरियों के लिए बोला है, नहीं बोल, मत बोलिए। और आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, अभी उन्होंने संविधान की बात की, क्योंकि संविधान पे भी आना चाहिए। वाह, 50 साल पहले जिस पटना के गांधी मैदान पे संविधान बचाने के लिए मुलायम सिंह, लालू जी सब लोग एक आए थे, आज वहां पर इमारतें शरिया के कार्यक्रम में शरिया लागू करने के लिए और संविधान द्वारा पारित कानून को कूड़े के दान में डालने के लिए ये कह रहे हैं ये समाजवादी। ओके, मतलब संविधान द्वारा पारित वक्फ के कानून को कूड़े दान में डालने को तेजस्वी यादव तैयार हैं और समाजवादी पार्टी का समर्थन है। नाम लिखने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि नाम लिखना गलत है, नाम नहीं लिखना है। इनकी सरकार फिर भी उसे घुमा के कि हम तो फूड सेफ्टी एक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। एक बात बताइए, एक गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकले और आप एक धार्मिक कार्यक्रम में हरिद्वार गए हो। हरिद्वार में अधिकतर लोग 98% धार्मिक कार्यक्रम में ही जाते हैं, या पूजा करने के लिए जाते हैं या अपने पूर्वजों के की शांति के लिए जाते हैं। अब आप बताइए तो क्या करिएगा? गुप्ता चाट भंडार वाला गुलफाम निकल के आपको चाट खिला दे। मैंने तो अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं, मैं किसी की सुनी हुई नहीं कह रहा, कि जब मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं हमारे क्षेत्र में तो हिंदू लोग सबील लगाते हैं, उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं। बिल्कुल, लेकिन और छुपाते थोड़ी है। नहीं, बात तो फर्क है ना दोनों में। हमें भी बोलने हिंदू लोग ये छुपाते थोड़ी है। हमें बोलने तो दो। यहाँ पर गुप्ता बोलने तो दो अमित जी, बोलने तो दो। कैसे हो गया? मैं बोलने दे रहा हूं, बोलने तो दो। आप ही बोल रहे हैं सबसे और कावड़ियों के लिए मुसलमान शिविर लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बिल्कुल लगाए। अच्छा, ये अब आप बोलने तो दे नहीं रहे लगातार, तो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये कौन सा मेरा क्या फायदा, मैं चुप हो जाता हूं। है ये गुलफाम बन जाए। क्या नाम है भैया आपका? आपका नाम क्या है? उदय सैनी। अब उदय सैनी का नाम उदय सैनी रहना चाहिए ना। अब ये बोले मेरा नाम शहजाद है। अब बताइए, और शहजाद अगर बोलने के जुलूस में घुस जाए, ये सही होगा? अच्छा ओके, आप किस पर क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? खड़े होके बोलिए आप। मेरा तो सवाल भाटी जी नहीं, आप बताइए, गुप्ता चाट भंडार वाला अगर गुलफाम निकले तो सही है?
सही कैसे सर? थूक सही है आपको लगता है? बिल्कुल सही नहीं। आइडेंटिफाई क्यों छुपाया जाता है? जब उनके मन में पाप नहीं है तो क्यों छुपाया जाता है? उसमें मूत्र मिला के पिलाते हैं, जूस के अंदर जो है रोटियों में थूक लगा के खिलाते हैं, धर्म भ्रष्ट करते हैं सब। ठीक है, ओके ओके, बैठिए, आपका क्या पॉइंट है, बोलिए। सर, जब कोई नाम छिपा के सामने आता है ना तो कुछ ना कुछ धोखे वाली प्रवृत्ति से आ रहा है। जब मेरा नाम रहमान है तो मुझे रहमान नाम के साथ आना चाहिए ताकि आपसी भरोसा बढ़े, आपसी विश्वास बढ़े, ना कि नाम छिपा करके। जब हम ये सब होता है। ओके, मैं दोनों बातों से सहमत हूं जी, जो भाई ने कही और उन्होंने कही। मूत्र मिलाने का या थूकने का भी वीडियो आया, लेकिन उस वीडियो की अभी तक जांच नहीं हुई है, पहली बात। दूसरी बात, कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति ये आदमी ये काम नहीं कर सकता। कोई अगर मानसिक रूप से बीमार है, कोई पागल आदमी ये काम कर दे तो उसे पूरे समुदाय पर नहीं थोप सकते। बिल्कुल नहीं थोप सकते। एक सकते। समुदाय पूरा यही काम करता है। दूसरी बात, नाम छिपाने का भी यही उदाहरण है। नाम तो बहुत लोग बदलते हैं। जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट था वो योगी आदित्यनाथ हो गया। नहीं, दीक्षा ली उन्होंने, लोग बदलते हैं। ये ऑब्जेक्शनेबल है। तो ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है। दीक्षा ली योगी आदित्यनाथ बनने के लिए। और योगी, देखिए, योगी बनना कोई सामान्य नहीं है, हर कोई योगी नहीं बन सकता। ओके, आखिरी बात कह दूं। ठीक है, देखिए, आप लंबा बोल रहे हैं, ठीक है। जो लोग कांवड़ की यात्रा चलती है 15 दिन, जो लोग 11 महीने उसी जगह पे रोजगार करते हैं, उन्हें फिर बंद कर दिया जाए तो उन्हें दुख तो होगा ही। ठीक है, जवाब तो ये मजबूर क्यों किया जाता है कि वो नाम कोई बंद नहीं कर रहा। आइडेंटिटी रिवील करने की बात है, आइडेंटिटी खुलेआम बताइए, जो आप हैं वो बताइए। पहले सबसे तो ओके, योगी आदित्यनाथ और अजय बिष्ट। अमीश जी, मुझे बड़ा दुख हुआ, वैसे मैं भारतीय मुसलमान हूं, पर एक साधु, एक संत, एक मठाधीश, एक गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर अपने सारे समाज को, अपने सारी चीजों को त्याग कर परिवार को वो योगी बनते हैं, तो उनकी तुलना एक नाम बदलकर गुप्ता से गुलफाम जो है और जो ढोंग कर रहा है, जो ढोंग रच रहा है, उसके साथ तुलना करते हैं। मतलब मठाधीशों के लिए, हमारे महामंडलेश्वरों के लिए, हमारे जो पुजारी संत हैं उनके लिए कितनी दुर्भावना है। दूसरी बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। इनको पता है नाम क्यों बदलना और छिपाना अच्छा लगता है। एक और व्यक्ति आया था नाम और पहचान बदल के, आप भूल गए अमीश जी। 26/11 में कलावा पहनकर अजमल कसाब आया था। अगर तुकाराम ओमड़े नहीं पकड़ते तो हिंदू टेरर की रचना कर देते ये लोग। ये हिंदू टेरर बोलने के लिए अब ये आइडेंटिटी छुपाने का काम करते हैं। आज तक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी बोलते हैं हिंदू टेरर है 26/11। बोलिए कि गलत बोलते हैं? वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको ये आइडेंटिटी छुपाकर, और आपका क्या कहना है, केवल मुसलमान आइडेंटिटी छुपाता है? ये कानून सबके लिए है। क्या गुप्ता क्या गुलफाम, दोनों को नाम बताना है, परंतु इनका शक केवल गुलफाम पर है कि गुलफाम ही छिपा रहा है और उसको बचाना है वोट बैंक के नाम पर। यही आपकी मानसिकता और प्रवृत्ति है। ओके, भरे स्टूडियो के अंदर लोगों के सामने, और जो करोड़ों व्यूअर्स इस समय स्क्रीन के उस पार खड़े हैं, आपने योगी आदित्यनाथ को, आपने बोला कुछ लोगों ने नाम बदल दिया है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी शिक्षा दीक्षा से अपने नाम को बदला है। वो नाम बदलना नहीं होता। महंत योगी आदित्यनाथ हैं। मेरा फिर कहना है कि कुछ चीजों पे हम गुरेज रखें, राजनीति अपने तरीके से चलती रहेगी। सत्यप्रकाश मिश्रा, जो योगी आदित्यनाथ जी को इस मंच पे कहा गया, उसके ऊपर आपकी राय, और क्या आपको लगता है कि वक्फ के कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे अगर इंडिया अलायंस की सरकार कभी भी आ गई देश में? तो क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जब उनको, उनके गुरु ने उनको नाम दिया होगा, तो क्या पूरा देश और पूरा राज्य उत्तर प्रदेश उनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट नहीं जानता था? सब कोई जानते थे कि उनका असली नाम क्या है। भारतीय यौगिक परंपरा में जो यहाँ ऋषि मुनियों की एक संस्था है, वो अपने शिष्यों को नया नाम देते हैं। आप बताएंगे भाटी जी, स्वामी विवेकानंद का क्या नाम था? मैं जानता हूं, मैं बता सकता हूं। स्वामी विवेकानंद का नाम था नरेंद्र। आप बताएंगे अभी मुक्तेश्वरानंद जी का क्या नाम है, जो शंकराचार्य हैं? हर शंकराचार्य का जो पारिवारिक नाम है, किसी भी साधु संत का जब वो शरणागत होते, दीक्षा लेते घर से, उनका नामकरण नया किया जाता है और उनके पुराने नाम की जानकारी सबको होती है। तो यह तुलना कर देना कि गुप्ता मिष्ठान भंडार या जो भी था हरिद्वार में, वो किसी गुलफाम का है और योगी जी का नाम जो अजय सिंह बिष्ट है, दोनों बराबर है, तो मुझे भाटी जी थोड़ा आपकी बुद्धि पे अब शक होता है कि समाजवादी मूल्यों में यह बुद्धि आई कहां से। मैं आपका समाजवादी होने के कारण बहुत सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान है। आपको इससे बचना चाहिए था। राजनीति में विरोध इतना ना हो जाए कि व्यक्तिगत वैमनस्यता पर उतर आए, इस तरह की घटिया राजनीति पर उतर आए। नाम बदलिए, खूबसूरत नाम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बताइए तो सही कि आपका असली नाम भी क्या है। अगर गुलफाम को गुप्ता पसंद है तो स्वागत है उनका। कोई दिक्कत नहीं है, बदलिए खूब नाम, लेकिन चालाकी करिए। हरिद्वार रूट में ये चालाकी देखिए सोमनाथ भारती, ओके, एक बात 10 सेकंड कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड। अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदू परंपरा में जब कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो वो फिर नाम भी आप बोल रहे परिवर्तित हैं। करता है। देखिए सुनिए, लेकिन इसके साथ साथ
वो अपनी जाति, अपना परिवार सब छोड़ देता है, सब कुछ छोड़ रखा और है वो योगी आदित्यनाथ सांसारिक मैं मोहमाया भी बताता छोड़ हूं। देता है। कृपया मैं सुने, बताता हूं। योगी जी ने नहीं छोड़ा है। नहीं। योगी जी अभी भी, इसका जवाब मैं दूंगा। अरे सुनता लो बीच कुछ में, कहना आप चाह बीच रहे में हैं, बोलने एक- लगे। एक- योगी जी अपने भतीजे के नामकरण में अपने घर गए और वहां डांस किया, और योगी जी ने एक पत्रकार को, सुनो, मैं घोर आपत्ति- सुनता लो यार। नहीं अरे भारती जी, मैं माफी चाहता मैं हूं। दिखा दूंगा मुझे- आपको। आप दिखाइए। अच्छा, दिखाइए। सुन नहीं, लो, पहले सुन लो। दिखा दीजिए कि योगी जी बात पूरी होने नहीं सहन कर सकता मतलब ये। और जब आप एक कह रहे पत्रकार ने हैं, पूछा, वो पार्टी मैं कह माफी रही चाहता है हूं, आपको ये जिसके गलत है। परिवार में आगे परिवार, पीछे परिवार, दाएं परिवार, बाएं परिवार, वो कह रही है योगी आदित्यनाथ एक बार अपने भतीजे के नामकरण में जाएंगे। आज क्योंकि बोला गया है, मैं कभी चीजों को सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन आज मुझे करना पड़ेगा कुछ चीजों को सार्वजनिक। एक सेकंड, योगी आदित्यनाथ की बहन आज भी चाय बनाती है पहाड़ के ऊपर, हंसने की बात नहीं है। एक सिटिंग सीएम है 9 साल से 7 साल से, उसकी बहन अभी भी चाय बनाती है और पटरी पर चाय लगाती है। उनका परिवार सामान्य परिवार की तरह रहता है, एक गरीब परिवार की तरह रहता है। योगी आदित्यनाथ को आप बोलेंगे कि पारिवारिक मूल्यों के साथ कोई चल सकता है, लेकिन अगर उनको परिवार का मोह होता, आज उनके भी भाई, चाचा, भतीजे किसी जगह पे होते। मैं बताना नहीं चाहता किस किस पार्टी के इस देश में कौन कौन है, इसलिए मैंने इस बात को सार्वजनिक किया। और ये पब्लिक में है बात, ये पब्लिक में बात है कि उनकी बहन क्या करती है, और मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड, क्योंकि एक वाक्य, केवल एक वाक्य रोक मैं- एक सेकंड, आप सबको रुकना पड़ जाएगा। हमारा वाक्य पूरा नहीं होने देते। सोनिया दूसरे गांधी। पत्रकारों ने ये पूछा उनसे, योगी जी से, कि आप अपनी जाति पर गर्व करते हैं, तो उन्होंने कहा मेरी जाति में भगवान पैदा हुए हैं। तो वो जाति को भी पकड़े हुए हैं, ओके। वो धर्म को भी देखिए, पकड़े हुए योगी हैं। आदित्यनाथ और जो ये इतना दावा कर रहे थे, लेकिन देखिए अगर कांग्रेस ये इतना चर्चा दावा कर रहे में, थे, कांग्रेस देखिए, थोड़ा डिले से चल मेरे रही है, पास लेकिन वीडियो है। आ गए हैं दीपक झा, आइए, स्वागत है आपका। देरी से आए हैं, देर हो गई इनको आते आते, इनका स्वागत है, ये देर से आए हैं। ठीक है, सोमनाथ भारती, अब आपका टर्न है, बोलिए। कांग्रेस तो धीरे से चल रही है, डिले से चल रही है, पीछे चल रही है। कांग्रेस वाले पे आ जाएंगे, लेकिन जो आपने अरे ये अभी तो आए हैं, इन पे मत आइए। मालूम है इनका डिले ही आना है अभी। अच्छा। अब क्या है कि जो माननीय योगी जी के बारे में बात कही मेरे साथी भाटी जी ने, देखिए क्या है कि इसी धरती से एक और शख्स आते हैं, उनका नाम भगवान बुद्ध। सबको पता है कि भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके सन्यास लिया। योगी जी उल्टा गए, ये सन्यास छोड़ करके राजपाट ले लिया। ठीक है, दूसरी बड़ी बात, चूंकि योगी जी योग परंपरा से आते हैं, तो उम्मीद ये थी कि वो काम नहीं करेंगे जो योगी को शोभा नहीं देता। 2024 में इस उत्तर प्रदेश में जो बहुत पवित्र धरती है, यहां कबीर हुए, यहां बुद्ध हुए, यहां गोरख हुए, भगवान श्री राम हुए, भगवान श्री कृष्ण हुए, इतनी पवित्र धरती है, वहां पे इन्होंने क्या किया, 27,308 मंदिरालय खोल दिया। और 2025 में 27,000 सत्यप्रकाश जी, क्या अद्भुत, सत्यप्रकाश जी बोल रहा, पहली बार बोल रहे हैं, उनको 1.5 मिनट। और 2025 में 27,000 स्कूल बंद कर दिए, 27,000 स्कूल बंद, और 27,308 मंदिरालय खोल दिया। तो विद्यालय चाहिए कि मंदिरालय चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हिंदू समाज में जिससे मैं आता हूं, वहां हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जिसका परिवार हो। उस विश्व में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी, ईसाई भी है, सारे ही हैं। उसी प्रकार से कुरान शरीफ में जब रब को याद किया तो कहा रब्बुल आलमीन, रब जो पूरे आलम का है, रब्बुल मुसलमीन नहीं कहा कि रब जो सिर्फ मुसलमानों का है। मैं ये जानना चाहता हूं, जो हमारे ग्रंथों ने, मुनियों ने, पैगंबरों ने हमें नहीं बांटा, तो ये नेता हमें कौन होते हैं बांटने वाले? सही आप कह रहे हैं, नेता कौन होते हैं बांटने वाले? क्यों बांटती है भाई भारतीय जनता पार्टी? नफरत का एजेंडा चला रही है, बांटती है और अपनी राजनीतिक दुकान चलाती है। जवाब शहजाद पूनावाला। पर सोमनाथ जी से कितना आग्रह है कि मैंने जैसे सुना मेरी बात, हाँ, वो सुनते हैं भाई, वो नहीं बहुत सुंदर बात कही उन्होंने, कुरान, गीता सबके बारे में बताया। तो मैं बोलता हूं कि कई मंदिरों में इफ्तार के लिए तो व्यवस्था की जाती है, एक बार एक मस्जिद चुन लीजिए जिसमें आप हनुमान चालीसा करा दो।
एक मस्जिद आपकी कह सुनो तो रहा हूं ना, देखिए सर, मैंने पहले ही बोला था, एक सेकंड, मैंने पहले ही बोला था अमीश जी, मैंने आपसे पहले ही संरक्षण मांगा था। मैं ठहरा एक पसमानदा, मुझे तो अशरफों की मस्जिदों में घुसने भी नहीं देते। मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बोलने दीजिए ना, गरीब लोग हैं आप। हाँ, मैं बोलने दीजिए ना, हम जो भी है हम समझ लेंगे, मुझे बोलने दीजिए। दीपक जी प्लीज। अब आप तो वैसे ही डिले से चल रहे दीपक हैं जी पहले ही आपका तो पहले ही गाड़ी लेट चल रही है। हाँ देखिए ऐसा है, पहले ही दीपक बुझ गया है। अब कहाँ दीपक को झलाते फिर हम लोग। हाँ, कोई जनता भी झलाने के उसमें नहीं। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो आ गए संन्यास छोड़कर राजपाट में, ये 2 BHK में रहेंगे और फिर शीश महल में जाने वाले कह रहे हैं। जो पाठशाला की बात कह रहे थे वो मधुशाला बनाने वाले कह रहे हैं। और जिन लोगों ने कहा था नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, नशा युक्त कहने वाले कह रहे हैं। ये इनका हिपोक्रेसी है भाई। आम आदमी पार्टी ने 1 पर 1 फ्री बेचा। प्लीज, मैंने आपके पीछे नहीं बोला। अमीश जी हर जी वो कह रहे हैं कि मैं जवाब देना चाहता हूं। हाँ बोलिए। अमीश जी ऐसे नहीं, अमीश जी आप बोलिए ना, आप अपने टर्न पे बोलिए 10 सेकंड। आखिरी बात, देखिए वैसे तो मैं भाटी जी से उम्र में भी और समझ में बहुत कम हूं मैं। भाटी जी ने बोला कि योगी जी डांस कर रहे थे किसी प्रोग्राम में। डांस करना वैसे हमारी मान्यताओं के खिलाफ नहीं है। हमारे तो शिव जी भी तांडव करते हैं, शिव जी भी नृत्य का उनकी वो प्रतिमा भी है नटराज की। परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो आप आरोप लगाते हैं ना, योगी आदित्यनाथ जी का भाई, भतीजा, पोता, पोती, दादा, दादी, ये सब लोग राजनीति में नहीं है। आपका एक समाजवादी पार्टी का एक परिवार, यादव परिवार, उसके 25 सदस्य चुनाव लड़ते हैं। राजकुमार भाटी तक को टिकट कितनी बार मिलता है देख लेना। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की बहन का वीडियो उठाकर देख लीजिए कि किस स्थिति में वो रहती है। एक छोटी सी दुकान में चाय की व्यवस्था करती है और जो नाम है वही बताती है। दीपक, बहुत आपको देख के एक बात याद आ रही है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। लेकिन आए हैं, देर आए हैं, लेकिन हो सकता है दुरुस्त आए, हो सकता है दुरुस्त ना आए, मुझे नहीं पता। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। पवन खेड़ा साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जाके चुनाव लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप बताइए। बात यह है कि कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मैसर नहीं शहर के लिए। जो आपने कही बात उसका जवाब दे रहा हूं। एक स्मार्ट सिटी बनाया है मोदी जी ने गुड़गांव, वहां से मैं निकला 1:30 बजे। दूसरे स्मार्ट सिटी आना था नोएडा और लग गए 2.5 घंटे। ये देश की जनता को सारे इनको चुप करा दीजिए। आप अपनी बड़ी गाड़ी से आ रहे होंगे ना? अरे गाड़ी बड़ी हो छोटी हो, मेट्रो, आप अपनी बड़ी वाहन से आ रहे होंगे। तो मेट्रो में आते तो पहुंच जाते। एक बात बताइए, बड़ी गाड़ी से आने के लिए तो बड़ा स्मार्ट शहर बनाया था, 100 स्मार्ट शहर बनाए थे इन्होंने। तो क्या हुआ, हवाई हो गई। इनकी ढोल में पोल है ना जो, तो पूरी देश की जनता ने आज देख लिया। मैं बताना चाह रहा था, मैं चाहता हूं कि आप चलिए। एक सेकंड, आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप खुद तो गुड़गांव से नोएडा पहुंच नहीं चाहते और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाना चाहते हैं और इनको अमेरिका पहुंचाना चाहते हैं और इन्हें अमेरिका पहुंचाना चाह रहे हैं। आप बोले ये अमेरिका पहुंच जाए, ये अमेरिका पहुंच जाए। आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप बोलते बहुत है, सुनते किसी को नहीं है। समस्या है बिल्कुल। अच्छा। बात यह है कि बिहार की बात भाजपा करती है। मैं सुनता हूं लेकिन सुनाता भी उतने उससे ज्यादा। सुनाइए, लेकिन जिनको सुनाना है उनको आप नहीं सुना सकते। हम लोग पूरे पिछले 10 सालों से कह रहे हैं जो मीडिया के ऊपर आरोप। आप सुनते सुनते हताश हो चुके हैं, अब सुनने के काबिल नहीं है। सुनिए अमीश भाई, आप भी थोड़ा सुनिए। दीपक भाई बोलिए। इन्हें अमेरिका क्यों भेज रहे हैं? आप तो नोएडा तक नहीं पहुंच पा रहे, इन्हें अमेरिका भेज रहे हैं। तो मोदी जी का शहर है, स्मार्ट शहर बनाए, नोएडा भी नहीं आ पा रहे। सोमनाथ भारती को क्यों अमेरिका भेज रहे हैं? सोमनाथ भारती जी तो देखिए 2 बोतल का नशा है, 2 बोतल का नशा कहीं भी पहुंच सकते हैं। आम आदमी पार्टी है, आम जनता को 2 बोतल में उतारना चाहती थी। सुनिए 30 सेकंड। दिल्ली की जनता को सुनिए, इनको चुप रहिए अमीश भाई। दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता को 2 बोतल खेलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी से आता है। चुप करिए अमीश भाई, जेल का हवा खा रहा है। जब दिल्ली लेकर के आए तो ये 2 बोतल नशे के साथ बोल रहे हैं। मैंने कहा कि दिल्ली की जनता को 2 बोतल में उतारना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की जनता ने इनको पहुंचा दिया कि जाके आप यमुना साफ करिए। मैं जवाब दूंगा इसका। इन्हें 30 सेकंड का अधिकार है भाई। बेचे नहीं, हारे हुए हैं। अब हारे हुए व्यक्ति गुस्सा हारे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। ये बिहार लड़ेंगे, इनका चेहरा देखिए, इनका रुतबा देखिए, कुछ नहीं, 2 बोतल नशे में है। आज आम आदमी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, मोदी जी के सामने खड़े नहीं होते, मोदी जी को जेल में डालने चले थे। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं राहुल गांधी मोदी जी से डरते हैं। अरे अरविंद केजरीवाल कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। अरे जानते नहीं है।
अब ये ज्यादा हो रहा है, टू मच हो रहा है। अरविंद जवाब दे दूं केजरीवाल को इनका, जानते अमित नहीं है, पहचानते नहीं है। सोमनाथ भारती आप एकदम शांति शांति। बड़ी शालीनता से मैं कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने पिछले इतने चुनावों में 3 चुनाव दिल्ली में हो गए, इस शून्य से ऊपर नहीं आ रहे हैं। जी उस पार्टी को पहली बार हमने देखा कि शून्य लाकर के भी कांग्रेस वहां पे नाच रही थी, दिल्ली में जश्न मना रही थी। शून्य आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पे कह रहे कि भैया भाजपा का हमने साथ दिया, भाजपा की हमने सरकार बनाई। कांग्रेस की औकात ये हो गई है। दूसरी बात, वो कह रहे अरविंद केजरीवाल को पहचानते नहीं है, अमेरिका भेजना चाहते हैं। दिल्ली की जनता नहीं पहचानती केजरीवाल को। एक बार मरहूम शीला दीक्षित जी ने भी ये बात कही। आप क्या कह रहे हैं? दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता भी केजरीवाल को नहीं पहचानती। बोरिया बिस्तरा साफ कर दिया। केजरीवाल को फिर भी 22 विधायक आए ना, 22 विधायक तो आए हैं। आपके कितने विधायक आए? 22 विधायक आए हैं। कांग्रेस के कितने विधायक है दिल्ली में? साफ कर दिया। देखिए दिल्ली की जनता, दिल्ली की, अरे कितने हैं भाई? अरे सोमनाथ भारती पूछ रहे कितने विधायक आए? सोमनाथ भारती से पूछ ले लोकसभा में कितने आए हैं इनके? अरे कितने विधायक लोकसभा में कितने आए? मध्य प्रदेश में कितने आए? अरे मध्य प्रदेश में कितने आए? आप लोकसभा लड़ने गए थे ना, 15 विधायक तुम्हारे आए थे गुजरात में, 5 ज्वाइन कर लिए बीजेपी। देखिए सोमनाथ भारती के पास एक ही 5 ज्वाइन कर लिया बीजेपी। मुश्किल ये हो रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की जो है ना, वो जो प्रेमी प्रेमिकाओं वाले मिलन होता है रात को, वो चल रहा है। वो पकड़ी गई है। प्रेमी प्रेमिकाओं वाला मिलन होता है रात को, वो पकड़ी गई है इनकी। कब पकड़ा आपने? ये पकड़ा हमने, क्योंकि जनता के सामने कमाल है, जनता के सामने इनकी हिम्मत नहीं देखने को। आपके भाई मैं समझ जनता का राजनीतिक डिबेट हो रही है या ओयो रूम की डिबेट हो रही है? इसलिए ओके कांग्रेस और बीजेपी की जो दोस्ती है, यारी है, वो पकड़ी गई है। एक वाक्य भाई, सबसे ज्यादा तनाव में तो हमारी दोनों महबूबा आपस में लड़ रही हैं। एक वाक्य केवल एक वाक्य। इनका दोनों का रवैया देखकर भारती जी और मेरे मन में आ रहा है कि यार सोनम से ज्यादा बेवफा तो ये दोनों एक दूसरे से। भाई एक साल पहले साथ में थे और एक साल के बाद लेकिन ऑल सेड एंड डन, देखिए बिहार में आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कांग्रेस कह रही है कि अमेरिका में भी लड़ सकते हो आप लोग चुनाव। आप कांग्रेस का खेल और राजद का खेल बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हो। देखिए खेल किसने बिगाड़ा मैं बताता हूं आपको। जब ये इनके 5 एमएलए छोड़ करके कांग्रेस बीजेपी गए, तो कांग्रेस ने हमें कहा कि भाई साहब जब हमारा उपचुनाव हो तो आप मत लड़िएगा। हमने कहा ठीक है जी। हमने कहा भाई हमारा भी एक छोड़ के गया है बीजेपी, अब तुम मत लड़ना। इतने धोखेबाज हैं, इनके डीएनए में धोखा है। कौन है धोखेबाज? कांग्रेस धोखेबाज है। कांग्रेस के डीएनए में धोखा है। ये इन्होंने जो है वहां पे कैंडिडेट खड़ा करा है, किसको कहने पे? भाजपा कहने। आपको बोला क्या था ये खुलासा? भाजपा कहने पे आपको बोला था नहीं खड़ा करेंगे और फिर खड़ा कर दिया। जी इसलिए अलायंस पॉलिटिक्स क्यों धोखा देते हैं? अलायंस पॉलिटिक्स देखिए, सुनिए, ये चाहते हैं कि समाजवादी यहां ना लड़े, ये चाहते हैं टीएमसी बंगाल में ना लड़े, ये चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी रहे और कांग्रेस रहे, बस। पर देखिए बीजेपी का जो फुटप्रिंट है वो कांग्रेस का नहीं है। ओके धोखा है। उत्तर प्रदेश में तो सपा बीजेपी के साथ लड़ रही है, कांग्रेस तो नहीं लड़ रही है। ओके जवाब। देखिए केजरीवाल धोखा क्यों देते हैं ये बताइए? देखिए केजरीवाल धोखा क्यों देते हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी का मुखिया वो था जो अपने बच्चों की सौगंध खाता था, न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, न टीवी लूंगा, न मोबाइल लूंगा, बस मैं मंदिर के सामने बैठूंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। और क्या किया इन्होंने? दिल्ली की जनता को 2 शराब की बोतलें फ्री में दे दिया। पहली बात तो शराब बांटने वाले लोग, दिल्ली की जनता को शराब बांटने वाले, चुप कराइए, चुप कराइए अब इनको, चुप कराइए इनको, चुप कराइए। एक पार्टी के नेता बौखला गए हैं। कहता हूं कि भाजपा कांग्रेस की आ रही है। सुनिए इन दोनों की आ रही है। अच्छा बिहार में चुनाव लड़ेंगे तो आपको क्या तकलीफ है? अरे लड़े ना भैया, कहीं भी लड़े। अब इनका काम ही लड़ना, यहाँ लड़ रहे हैं, बिहार भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे, लड़ने के सिवा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो बयानबाजी हो रही है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं दीपक झा? इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है? अब आपके किसी नेता को अंदर नहीं जाने दिया तो आप इलेक्शन कमीशन को गाली देंगे? संविधान पे भरोसा नहीं है आपको, जिस संविधान की आप कस्में वादे खाते हैं? 30 सेकंड। देखिए इलेक्शन कमीशन पे पूरे देश को भरोसा है, लेकिन पूरे देश का जो वोट, सुनिए, अरे चुप रहिए ना, इनको चुप कराइए।
बात है कि अगर बिहार की जनता का, बिहार के लोगों का एक भी व्यक्ति का अगर वोटर लिस्ट से नाम कटता है तो दुर्भाग्य है, और हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़े। दिक्कत क्या थी? वहां वोट बड़े थे, यहाँ वोट कम होने पे दिक्कत। यहाँ पे वोट कम और ज्यादा की बात नहीं, बात है कि पारदर्शिता अगर आपसे बिहार पे मांगा जा रहा है, यहाँ पे भाजपा प्रवक्ता क्या बात करेंगे? ये तो बिहारियों को गाली देते हैं। बिहार के एक समाज से जिससे मैं आता हूँ, इन्होंने गाली दिया था। तो ऐसे बेशर्म प्रवक्ताओं के साथ अगर मैं डिबेट करता हूँ तो बिहार के समाज के लिए, हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए ये शर्मिंदगी भरी बात है। माफी मांगी थी अपने उस बयान माफी मांगने से कुछ नहीं होता। देखिए, ईसीआई बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए निशाना है। मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में ईसीआई बिल्कुल ठीक था ना, कर्नाटका में ठीक था, हिमाचल में ठीक था, जम्मू कश्मीर में ठीक था, और केवल महाराष्ट्र और हरियाणा में गड़बड़ हो गया। और मैं इनसे पूछा था तो हमारी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की छोड़ दीजिए, ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के 40 फैसले आ गए, उसको छोड़ दीजिए। ओमर अब्दुल्ला और इमरान मसूद बोल रहे हैं कि ईसीआई बहुत अच्छा काम करता है, फिर भी इनको ईसीआई पर भरोसा नहीं, इनको केवल परिवार तंत्र पर भरोसा है। ये ईसी का नहीं, सीसी का मामला। सीसी पता क्या है? कंडीशनल कमिटमेंट। जुडिशरी से मेरा फैसला है, जुडिशरी ठीक, वरना जुडिशरी खराब। ईसी से मेरा फैसला आ जाए, ईसी ठीक है। और आखिरी बात, लास्ट 10 सेकंड्स, बिहार टॉयलेट क्लीनिंग करता है और हिंदी भाषी बोलने वाले शूद्र है, ये डीएमके का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और ये यहां पर मुंह उठाकर बोल रहे हैं मैंने बिहार का सम्मान किया, आपने बिहार के लोगों को गाली दिया। क्या स्टेटमेंट है? इलेक्शन कमीशन पर आप सवाल उठा रहे हैं, आप और राजकुमार भाटी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मैं आपसे सवाल पूछता हूं सोमनाथ भारती, जब आपकी 67 सीट्स आई, जब आपकी 62-63 सीटें आई, जब पंजाब में आपकी 90 से ज्यादा सीटें आई, तो इलेक्शन कमीशन सही था। और जब आप दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए तो इलेक्शन कमीशन खराब हो गया। गुजरात के अंदर इलेक्शन कमीशन सही था, जहां पर चुनाव जीत कर आए अभी आप विधानसभा के अंदर। पंजाब में इलेक्शन कमीशन गलत है, जहां पर आप चुनाव जीत कर आए हैं। जवाब दीजिए। मतलब हम जीतेंगे तो इलेक्शन कमीशन सही, हम हारेंगे तो इलेक्शन कमीशन गलत। ये उसी बच्चे का हाल है जो बच्चा पहले फर्स्ट जो फेल हो जाए वो कहता है टीचर खराब है। बता रहे हैं। बोलिए अमित जी, अभी पहले मेरे सत्यप्रकाश जी ने कहा कि जी अरविंद केजरीवाल जी ने बिहार के लोगों को चला दिया और ये कर दिया कोरोना में। सबसे बेहतरीन अगर किसी ने मैनेजमेंट कोरोना के दौरान दिया था, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर। हर प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा, हमने हरियाणा में भी देखा, हर जगह मेरे प्रश्न का जवाब। इसलिए कृपया करके झूठ ना बोला करें ऐसे इंपॉर्टेंट चैनल के ऊपर। दूसरी बड़ी बात बता दूंगा फिर। दूसरी बड़ी बात जो आपने बात कही, देखिए मेरे पास तो प्रमाण है। दिल्ली के चुनाव में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, नई दिल्ली विधानसभा सोमनाथ भारती जो कैंडिडेट जीता था, तब वोटर्स कितने थे? 1,50,000। 9 महीने बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, वोटर्स कितने हो गए? 1,50,000 वोटर्स काट दिए गए। ना तो भाजपा बोली ना कांग्रेस बोली, क्योंकि इनका एक कारनामा था वो। अगर 50,000 वोट आप 9 महीने में काट देते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहा है। मेरे अपनी विधानसभा में, जहां जिस विधानसभा को मैं जीता था पिछली बार 18,200 वोट से, 25,000 वोट काट दिए गए। अच्छा एक बात बताइए सोमनाथ, आप लॉजिकल बात करते हैं। नहीं, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक, लेकिन मेरा काउंटर पॉइंट है। एक बात बताइए, मोदी जी की पिछली बार आई थी 303 सीटें, इस बार आई 240 सीटें। तो मोदी जी को तो इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए, कैसे कर दिया? मेरे ऑर्डर को तुमने नहीं माना। यहां पे जनता बैठी है, सुनिए, कमाल की बात है। सुनिए, मैं तो ये बात करना चाह रहा था आपको। मेरे पास मैनिफेस्टो है बीजेपी का और जेडीयू का भी जी। 20 साल से वहां सत्ता में है। ये इतने बच्चे जो है ना बैठे हुए, सबको नौकरी चाहिए। मेरी बहनें बेटियां बैठी है ना, उनको सिक्योरिटी चाहिए, उनको महंगाई से मुक्ति चाहिए, समस्याओं का समाधान चाहिए। इलेक्शन कमीशन पे मैंने आ रहा हूं। जी। इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है, देखिए प्रजातंत्र का आत्मा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की आत्मा क्या है? अच्छा, बिना फ्री फेयर इलेक्शन के आपकी, अरे बात सुन लीजिए भाई, बिल्कुल सर आपको मौका दे रहा हूं, सुन लीजिए, बिना फ्री और फेयर इलेक्शन के आपकी 90 सीटें पंजाब में आ गई। मैं क्या कह रहा हूं, वोटर्स लिस्ट के साथ जो खिलवाड़ कर रही है इलेक्शन कमीशन भाजपा के कहने पे, अच्छा, वो सारी बीमारी का जड़ है। एक महीने में जिस राज्य के अंदर सिर्फ 2.8% लोगों के पास वहां का बर्थ का सर्टिफिकेट हो, 10% के आसपास लोगों के पास मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो, कोई 4% लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, आज आप क्या कह रहे हैं? मन हुआ 1-2 कुछ कर लो। आज क्या कह रहे हैं आप? आज क्या कह रहे हैं कि जी एक महीने में हर घर चले जाएंगे और सबसे प्रमाण पत्र ले लेंगे और वोटर्स लिस्ट को प्यूरिफाई कर देंगे। ये जो दिखा रहे हैं, ये चुनाव हारने का डर है। बिल्कुल, भाजपा किसको डर है? आपको? भाजपा चुनाव हार चुकी है बिहार का।
ये सारे तंत्र इसलिए हैं। जी 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 बिहार सरकार ये नहीं करेगा, जवाब बिहार सरकार ये नहीं करेगा कि हिंदी को जो आदमी जो पार्टी महाराष्ट्र में बेइज्जती करती है वो पार्टी बिहार में चुनाव जीतेगी। जवाब एक ही लाइन। इन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन पर तमाम जो आरोप गढ़े, मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं, एक और आरोप गढ़ा था, हरियाणा के लोग यमुना में पॉइजन मिला रहे, क्या प्रूफ दिया उसका अभी तक? हरियाणा के लोगों को कितना बदनाम किया, अब हरियाणा के लोगों को छोड़ा और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना शुरू। मैं पूछना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन पर इतना गंभीर आरोप है, सुनिए, ये खुद वकील है न्यू दिल्ली, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, न्यू दिल्ली ये खुद लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतने महीने हो गए चुनाव को, हाईकोर्ट से क्या आदेश है आपके पक्ष में, बता दीजिए। हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग है, दोनों पेंडिंग है, दोनों प्रमाण नहीं दिया आपने ऑर्डर लाने के लिए, और यहाँ पर आरोप बिना दोनों इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन, अच्छा कांग्रेस ने बोला है इलेक्शन कमीशन का दफ्तर बीजेपी के जो आपका ऑफिस है जिसमें आप लोग बैठते हैं उसी के ऊपर वाले माले पे बना दीजिए। यहाँ पर यानी जहां पर जेपी नड्डा, अनिल बलूनी ये सब लोग बैठते हैं, जहां पूना वाला बैठते हैं उसके ऊपर वाले माले पे बना दीजिए। देखिए ऐसा है, चलता वहीं से दीपक जा कह रहे चलता वहीं से। एक मिनट चाहिए, मनमोहन सिंह का दफ्तर चलता था, 10 जनपद थे, मनमोहन सिंह वही बैठे रहते थे, क्या चलता वहीं से था? ये आपका अनुभव है? एक बात लाठी ले ली इतनी बड़ी, मतलब आप लोग खुद रिमोट कंट्रोल की सरकार चला चुके हैं, आप मतलब फंस जाते हैं। आपने सवाल किया था तब तो मीडिया ने भी बहुत सवाल किया था, अब तो मीडिया ने भी सवाल करने बंद कर दिया। ओके जवाब चल रहा था महोदय, 10 जनपद नहीं, देखिए मैं नहीं कह रहा ये कि रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री चलता था, ये एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में संजय बारू ने लिखा है, बारू उनके प्रेस सचिव थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके। शहजाद देखिए अनफेयर शहजाद के साथ हो जाता है। ऐसा है अमीश जी, नहीं हो सकता अमीश जी, ऐसा है, ज्यादा दूर जाने की बात नहीं है। अभी 3 दिन पहले खड़गे जी ने बोला कर्नाटका के विषय में कि निर्णय मैं नहीं हाईकमांड करेगा, तो जो खुद पद पे होने के बाद पावर के बिना है वो दूसरे लोगों को वह बोलते हैं ना कि झांकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी, जो पॉकेट में संविधान लेकर घूमते हैं और इंदिरा को इंडिया बुलाते हैं, उनको लगता है हर संविधान तंत्र का जो है पूरा परिवार तंत्र की तरह चलता है। पहले इलेक्शन कमीशन में एक व्यक्ति अपॉइंट होता था 93 तक, मल्टी मेंबर नहीं था, कौन करता था? पीएमओ करता था, और उसके बाद 93 से लेकर 2023 तक कोई कानून नहीं था। मोदी जी के आने के बाद कानून था, और इतना ही इलेक्शन कमीशन पे आ रहा है तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर में क्या कोई चीफ जस्टिस या कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन? कांग्रेस ने तो गलती करी, तो ये पूरा वाला कांग्रेस ने तो गलती करी कि आप भी वही गलती करेंगे। ये बार बार सवाल आता है, मैं ऐड कर रहा हूं ये सवाल, ओके। राजकुमार भाटी इलेक्शन कमीशन पे, आपने बोला राजकुमार भाटी इलेक्शन कमीशन पे रिमोट कंट्रोल, आपने तो धृतराष्ट्र बोल दिया। हाँ, रिमोट कंट्रोल की बात वो लोग उठा रहे हैं जिनकी पार्टी के सारे फैसले नागपुर से होकर आते हैं। अच्छा, यहाँ दिल्ली में कोई फैसला नहीं होता, नागपुर में सारे फैसले लिए जाते हैं, आरएसएस हेडक्वार्टर। लेकिन जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, वर्तमान समय में हमारे पास 50 सबूत है जो ये सिद्ध करते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम करता है, और बिहार में बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग भारी संख्या में पहले जीता हुआ वोट काट सकता है अभी तक, ओके, वोट काट सकता है। मैं इसका जवाब दूंगा। मतलब आपकी एक सेकेंड, आपके जब उत्तर प्रदेश में देश में आप तीसरी बड़ी पार्टी बने और उत्तर प्रदेश में आपकी 30 से ज्यादा सीटें आई, तब चुनाव आयोग क्या आपकी तरफ हो गया? हमारी 47 जीत रहे थे हम, 10 सीटें बेईमानी से हरा दी। अरे वाह वाह वाह, 47 जीत रहे थे। ओके 60 नहीं जीत रहे थे आप लोग, देखिए 60 ही जीत रहे थे फिर तो पूरी। ऐसा है कि मेरी बात छोड़िए, इनके एक नेता है राम गोपाल यादव जी का अधिकृत बयान है कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हटाइए, ये चुनाव हारते रहते हैं। इसका मतलब ये खुद भी मन में जानते हैं कि डेटा नहीं बेटा का सवाल है, पर क्या करे, गठबंधन की मजबूरी है कि इलेक्शन कमीशन पर बोलना है, और यहां पर जो फैमिली ओमिशन हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोलना है, चुप रहता है। ऑडियंस से लेता हूं, इलेक्शन कमीशन पे आप लोगों को भरोसा है? हाँ या ना में अपनी जवाब दीजिएगा। इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है? क्या कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन पे हमें पूरा भरोसा है, पर राहुल जी का लोकतंत्र समझ में नहीं आता, क्योंकि इनको चुनाव लड़ने का पैसा जॉस रोज भेज देता है, बांग्लादेश से इनके वोटर आ जाते हैं, पाकिस्तान के नारे लग जाते हैं, और थाईलैंड की मेडिटेशन करा के इनके नेता आ जाते हैं। और एक चीज जो आपके लोकतंत्र में 2 बच्चों वालों को टैक्स देना पड़ रहा है और 12 बच्चों वालों को सब्सिडी मिल रही, तो कैसा लोकतंत्र है? ओके लोकतंत्र, ओके ठीक है। क्या कहना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन पर बात उठाने वालों को संविधान बचाओ की दुहाई नहीं देनी चाहिए। ओके इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने वालों को संविधान बचाओ वाले की दुहाई नहीं देनी चाहिए, ये दवाई आपको दी गई है। दीपक झा, जवाब ओके बोलिए क्या सवाल है? यही सब कोई बोलिए।
बिहार के शिक्षा समिति पे क्या नजर दीजिएगा? बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो गया। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब हो गया है, क्या दीजिएगा? ठीक है, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। और यूपी में 27,000 ओके, क्या सवाल? इधर आइए निकल के। ओके। मेरा सवाल जेडीयू के स्पोक पर्सन से है। नीतीश कुमार अपने हर एक भाषण में बोलते हैं कि 2005 से पहले बिहार में लालू यादव का जंगल राज था, लेकिन अभी भी तो बिहार में वही हो रहा है, गोली हर जगह चल रहा है। गोली हर जगह चल रही है। देखिए पब्लिक सवाल पूछ रही है। ओके बोलिए। सर, बिहार में कहने को तो दारू बंद है, लेकिन अभी भी वहाँ चल रहा है। आप 200 का नोट लेके जाइए, दारू ऐसे मिलेगा। क्या लेके जाइए? 200 का नोट लेके जाइए, दारू लेके गए थे क्या तुम? नहीं सर, हमने जी चलिए बात कह रहे हैं। जी नहीं, गंभीर बात है और अच्छा सवाल है, तालियां इनके लिए भी। ओके। दीपक झा, अब आप बताइए, आप जब इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं तो आप संविधान पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, पब्लिक कह रही है, वही पब्लिक जो बिहार पे जेडीयू और बीजेपी को आईना दिखा रही है। देखिए, पब्लिक के सवाल, पब्लिक को गाली मत दीजिए। बिल्कुल, पब्लिक को नमन करते हुए, इनका सम्मान करते हुए बोलूंगा। देखिए, इन्होंने सुनिए, नमन हमेशा रहेगा, जनता जनार्दन होती है। बात यह है, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करी थी। हमारे लिए है जननी जन्मभूमि। सुनिए एक मिनट, अमित जी चुप। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि हमारे लिए संसार से, स्वर्ग से बढ़ के है। ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। सुनिए, अब दूसरी बात सुनिए, ये हमारे शास्त्रों की बात है, ये लोगों को समझ में नहीं आएगी, इन लोगों को नहीं समझ में आएगी। देखिए, ये डिबेट को डिरेल कर रही है कांग्रेस, या दीपक झा डिबेट को डिरेल कर रहे हैं। जो मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने बोला क्या आप इलेक्शन, जो पीछे जो ऑडियंस ने सवाल पूछा कि आप संविधान की बात करते हैं और इलेक्शन कमीशन को गाली निकालते हैं, इस पर आपका कोई जवाब नहीं आया। यानी आपने इनको लाजवाब कर दिया, इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ताली इस बात के लिए। अब बारी आपकी, आप दोनों की बारी है भाई। नहीं, 20 साल से आपकी सरकार है, 20 साल से आपकी सरकार है। शिक्षा का क्या हाल है? और कह रहे लालू के टाइम पे भी जंगल राज था, तो आज कौन सा कम है? जवाब दीजिए। देखिए, आपको एक छोटा सा आंकड़ा, बैकग्राउंड नहीं, बोलिए। एक छोटा सा डेटा दे दूं कि पिछले 1 सालों में देह व्यापार में और पॉक्सो एक्ट से बचाने के लिए कम से कम 700 लड़कियों को बिहार पुलिस ने बचाया है। मतलब अपराध होने नहीं दिया उनके साथ। तो ये अब हमारी मुस्तैद पुलिस व्यवस्था है। चलिए, बहुत शुक्रिया। एक हेल्दी डिस्कशन लोकतंत्र का बड़ा हिस्सा है और मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे से हर सवाल का जवाब दिया है। जोरदार तालियां आज के मेहमानों के लिए और जोरदार तालियां आज की पब्लिक के लिए, जनता जनार्दन के लिए। चलिए, तो आज के इस विशेष कार्यक्रम को, इस मेगा ब्लॉकबस्टर एडिशन को यही समाप्त करते हैं। आप देखते रहिए News 18। आपको मेरा नमस्कार, शुभ रात्रि।